गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारे यूनिट 3 का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो यूनिट 3 क्या अपनी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसी के तहत हम लोग शिक्षण का अर्थ समझेंगे। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए वो अलग अलग टर्म्स में हमने कल देखा था। ठीक है, चलिए अब देखिए शिक्षण का अर्थ। देखो शिक्षण को मतलब शिक्षण क्या है, एक तरीके से ये चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, देखो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो भी हम शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य बनाते हैं ना, उसकी जो प्राप्ति है उसका एक साधन है शिक्षण। ठीक, समझ गए? यह एक द्विध्रुवीय उपागम है। शिक्षक और छात्र के बीच में, मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है। मतलब शिक्षण तभी होगा जब एक पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला होगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तरीके का शिक्षण है, आप पढ़ रहे हैं तो शिक्षण है। और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं मोबाइल रख के चले गए, है ना, तो वो फिर शिक्षण हुआ ही नहीं। या फिर मतलब अकेले हम जैसे अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और नहीं है तो क्लास में के दीवारों को पढ़ाएंगे, है ना। तो वो चीज़ है कि शिक्षक मतलब शिक्षण क्या होता है, शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये दुर्ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण एवं अधिगम अंतः संबंधित है, वही चीज़ कहा गया है उसने। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, पहले ही बता चुके हैं बहुत बार। अधिगम की सफलता शिक्षण की प्रभाविता पर आधारित है। यही है कि अधिगम तब उतना सफल माना जाएगा जितना प्रभावी शिक्षण होगा। समझ रहे हो, जितना प्रभावी शिक्षण होगा वो अधिगम की सफलता पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना अच्छा हम पढ़ा रहे हैं वो आपके सफलता पे, आपके नंबरों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, विषय वस्तु आधारित ज्ञान का ट्रांसफ़र। ठीक है, स्थानांतरण और ट्रांसफ़र एक ही बात है ना, अंग्रेजी में लिख दी हमने। विषय वस्तु आधारित ज्ञान का ट्रांसफ़र मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो विषय वस्तु आधारित ही तो है। जो आपकी बुक है उसी का ज्ञान जो है जो मुझे ज्ञान था वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब क्या है, अब देखिए एक तंत्रात्मक या इसको कह सकते हैं परंपरागत जो है शिक्षण के टर्म को समझना है। ठीक है, मतलब परंपरागत शिक्षण में क्या होता है नहीं, तो इसमें परंपरागत मतलब प्राचीन या पुराना जो भी पहले की जो प्रक्रिया थी शिक्षण की, उसमें शिक्षक का स्थान जो प्रमुख था और छात्र का स्थान गौण था। अब देखिए शिक्षक का स्थान प्रमुख था, उसमें क्या होता था, मतलब गुरुकुल पद्धति में जैसे पहले क्या होता था कि गुरु बोल रहा है ना, पूरी मतलब सारे काम सक्रिय रूप से गुरु ही कर रहा है, बैठा है, सॉरी, गुरु जो है बैठा है और मंत्रोच्चारण कर रहा है या सिखा रहा है या जो भी कुछ है। बच्चा क्या कर रहा है, चुपचाप बैठा सुन रहा है, तो बच्चा निष्क्रिय है वहाँ पे। ठीक, ये तो परंपरागत या एक तंत्रात्मक जो है शिक्षण हो गया। ठीक, अगर हम लोकतंत्रात्मक शिक्षण या जनतंत्रात्मक शिक्षण के टर्म में समझें तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है, दोनों के अंतर्निहित मतलब अंतःक्रिया द्वारा वो शिक्षण प्रक्रिया होती है। हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण व्यवस्था। अब देखो नाम से ही हो गया हस्तक्षेप रहित, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है। इसमें क्या होता है, शिक्षक गौण हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन सुविधादाता देता है। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि बच्चा वो सीखे। देखो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद फिर वो कुछ नहीं करता, फिर पूरा का पूरा प्रमुख हो जाता है अपना मतलब छात्र, और फिर छात्र सक्रिय होता है पूरी तरह से उस हस्तक्षेप रहित में। फिर टीचर उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करता, करो जैसे कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे गमले बनाने को दिया कि बच्चा चलो गमले बनाओ, है ना, कि लेकिन उसमें सुविधा किसने प्रदान की, टीचर ने प्रदान कर दी। हाँ भाई मट्टी वट्टी ले आए, पानी से गारा वारा बना दिया, हाँ अब तुम लोग बनाओ चाहे जैसे बनाओ गमले, फिर स्वतंत्र छोड़ दिया।
कोई कैसे ही बना रहा है, कोई कैसे ही बना रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। फिर प्रमुख सक्रिय हो गया, ठीक है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है ये समझ लीजिए। देखिए, कला और विज्ञान दोनों कहा गया है, ठीक है। शिक्षण जो होता है वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला कैसे है भैया, ये एक तरीके की आर्ट ही है, हर कोई शिक्षण दे भी नहीं पाता। देखो, ज्ञान होना और पढ़ाना दोनों में बहुत अंतर है। एक टीचर में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, एक उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो पढ़ा पाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी मतलब ज्ञान तो भरपूर होता है लेकिन वो फिर पढ़ा नहीं पाता है उस हिसाब से, ठीक है। तो यही कहा गया कि ये एक तरीके की आर्ट है, ठीक। विज्ञान क्या है? विज्ञान इसलिए है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में बहुत सारे शोध होते रहते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, एक तरीके से मनोवैज्ञानिक मतलब विधियां को इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वही चीज़ है कि ऐसे ही नहीं कि हर कोई पढ़ाए, मतलब ऐसे ही पढ़ा दे, मतलब समझ रहे हो। शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का, शिक्षण सूत्रों का, इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे शिक्षण सूत्र में क्या है कि जैसे मैं कोई बात कह रहा हूँ, जैसे यही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कला और विज्ञान, मैंने एक पॉइंट बता दिया। अब इस पॉइंट को अज्ञात से ज्ञात, एक शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अभी आप इस टर्म में अज्ञात थे, है ना, फिर मैंने आपको वो चीज़ बताई, आप ज्ञात हो गए। तो एक तरीके से मैंने ये इसमें कोई शिक्षण विधि का प्रयोग किया है ना, तो ये शिक्षण विधि नहीं, ये शिक्षण सूत्र हुए। तो मैंने शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है ना, तो यही है कि जो है ये विज्ञान भी है, ठीक है। इसमें विधि प्रविधियों का, सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं शिक्षण जो होता है, टीचिंग, शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है, कड़ी चावल, है ना, वो वाली कड़ी नहीं। जैसे वही है ना कि भाई दोनों का अंतःक्रिया होता है, एक संबंध होता है, मतलब शिक्षण दोनों को जोड़ता है, समझ रहे हो। यही है कि शिक्षक और छात्रों को जोड़ने का काम क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया करती है, ठीक है। शिक्षण क्या होता है, शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने से पहले मैं जो है कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर मैंने पहले पढ़ी हुई होती हैं, है ना, मैंने बहुत मतलब पहले पढ़ी थी, मैंने बीटीसी किया, फिर बीएड किया, है ना, तो ये सारी चीज़ें की मैंने बहुत पहले। तो मैंने उसको रिकॉल किया, तो मैंने पाया कि मैंने खुद से मूल्यांकन किया कि यार कहीं ना कहीं मेरे में कमी है ना, मतलब मैं भूल रहा हूँ कोई चीज़, वो बार बार, जैसे समानता का नियम मैं भूल गया था, है ना। तो उससे मैं चीज़ें समझ रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ चीज़ों में अभी सुधार करना बाकी है ना, अभी बहुत बाकी है क्योंकि अभी तो नए नए टीचर बने हैं। चलिए, बच्चों को पढ़ाया था, मतलब 9th हाई स्कूल को पढ़ाते हैं, लेकिन बीएड बड़े हो गए आप लोग तो, है ना, बच्चों को कुछ भी कह दो, लेकिन आप लोग तो बहुत जल्दी बुरा मान जाओ, क्या पता। शिक्षण छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, मतलब शिक्षण क्या करता है, शिक्षण जो है छात्र के व्यवहार में एक उचित परिवर्तन करता है, ठीक है। समझ गई ये बात कि भाई क्या होता है, अधिगम क्या होता है, अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन ही तो अधिगम है ना। तो अधिगम कैसे मिलेगा, शिक्षण के द्वारा मिलेगा, वही चीज़ है। शिक्षण के अभाव में अवबोध संभव नहीं है। अगर शिक्षण जो होगा उससे कोई ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेगा, मतलब बिना शिक्षण के। जैसे अगर मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दूं, ठीक है, देखिए आप लोग बीएड अगर इस फील्ड में अगर पहली बार आए हैं, है ना, और आपके सामने मैंने ये सब लिख के रख दिया, है ना, वही कहते हैं कि किताबों से अगर सीखा जाता तो टीचर की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं ये लिख के रख दूं, है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी, है ना, कुछ चीज़ें होंगी जो समझ में आएंगी। तो वही है कि शिक्षण के अभाव में अवबोध संभव नहीं है ना। अब जब मैंने बताया तो सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्लियर होती जा रही हैं, है ना। चलिए,
शिक्षण शिक्षण क्या है? देखो, शिक्षण क्या है? मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष माना है और अधिगम का व्यवहार परिवर्तन माना है। ठीक है, शिक्षण क्या है? मनोविज्ञान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है। ठीक, और अधिगम क्या होता है? मतलब शिक्षण से क्या होता है? अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अधिगम की कठिनाइयाँ। मतलब कोई व्यक्ति है, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति विशेष में क्या क्या कमी हो सकती हैं जिससे अधिगम में मतलब अधिगम प्रभावित हो या अधिगम करने में या सीखने में कठिनाई आए। ठीक, देखो, मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं? जिनका आईक्यू कम होता है। ठीक, आईक्यू अगला चैप्टर है आपका, पूरा डिटेल में बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पे मंदबुद्धि बालक जो होता है वो 70 से 90 के बीच में। देखो, ये टर्म जो है वो अलग अलग दिए गए हैं, वो हम अगली बार बताएंगे, बस इतना समझ लो 70 से 90 के बीच में आते हैं ना मंदबुद्धि बालक। सीखने की गति धीमी होती है। याद रखना कि मंदबुद्धि बालक सीख सकता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या मंदबुद्धि बालक को सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते? बिल्कुल सिखा सकते हैं, लेकिन उसकी गति सीखने की वो धीमी होती है। ना कि ऐसा नहीं कि जड़ बुद्धि का बालक जो होता है, एकदम मूर्ख बालक, उसको नहीं सिखा सकते हैं, वो पागल होता है। एक मतलब सॉरी ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए, मतलब वो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। तो मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है या जो जड़ बुद्धि बालक है, तो उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा लो होता है। उनको क्या कर जाता है? व्यवसायिक प्रशिक्षण, जब बीएड कर रहे थे और बीटीसी, तो एक विशिष्ट जो बालक होते हैं ना, उनके स्कूल में विजिट था एक बार हम लोग का, तब हम लोगों ने देखा था कि ऐसे जो बालक होते हैं, जड़ बुद्धि बालक भी देखे वहाँ पे, तो क्या होते हैं, उनको एक तरीके से किसी पर्टिकुलर व्यवसायिक में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता वहाँ पे जैसे मोमबत्तियाँ होती हैं ना, जो दिवाली वगैरह पे हम लोग वो कमल की शेप में या अलग अलग शेप में चीज़ें बनाते हैं, और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं वो लोग, सीखते हैं। और ऐसी चीज़ें आप लोग खरीदा भी करिए दीपावली वगैरह पे, जिससे उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी जो संस्थाएँ काम करती हैं तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाती है ना। चलिए, और क्या बता रहे थे? हाँ, ये बता रहे थे कि सीखने की जो गति होती है वो इनमें धीमी होती है, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। ठीक है, इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दृष्टि दोष, जिसमें देखने की कमी है, वो भी बेसिकली मतलब उनको भी अधिगम करने में कठिनाई होगी, है ना। वो क्या करते हैं, वो कभी किताब, कोई बच्चा होगा वो किताब दूर रख के ऐसे पढ़ेगा, कोई ऐसे पढ़ेगा, है ना। चलिए, महंगापन मतलब कहीं पे देख रहे हैं ऐसे, यहाँ देख रहे हैं हम ऐसे, है ना। मूवी वगैरह में होता है ना, कौन सी मूवी है, अक्षय कुमार की जोकर मूवी, उसमें एक फॉरेनर आता है कि आपने शिप उतरते हुए देखा है? हाँ, फिर उधर उतरता रहता है वैसे तरीके से। चलिए, एक आंख बंद करके देखना, जैसे बच्चा है ना ऐसे लिख रहा है ऐसे करके, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें घुसा जा रहा है, जैसे आंखों को हाथ से मिलाना, मतलब ऐसे करके लिख रहा है। तो जब बिल्कुल उसमें घुस जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक कहीं आंख बंद हो जाएगी, कहीं हाथों में घुस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दृष्टि दोष के अंतर्गत आती हैं। आंखों में सूजन हो जाना, धुंधलापन, जी मचलाना या सिरदर्द की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। जब भी कभी मेरा होता है कि भाई वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है या लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपके नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो जब आँखों में दर्द होता है ना, सिर पहले दर्द होने लगता है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनका चश्मा वगैरह लगा होता है। श्रवण दोष की बात करें तो उच्च सपाट आवाज़ होती है, दोषपूर्ण उच्चारण, प्रश्नों की गलत व्याख्या। अगर ये टर्म किए गए तो भाई श्रवण दोष के जो बालक होते हैं उनको भी अधिगम करने में कठिनाई होगी। गत्यात्मक इसका मतलब बेसिकली क्रिया से होता है। ठीक है, अस्थिरता, अस्थिर मुद्रा या चाल, मतलब वो एक जगह टिक नहीं सकते, जैसे वो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो चीज़ है। और जोड़ों में अकड़न या कठोरता, मतलब घुटने वगैरह में प्रॉब्लम होती है। शरीर के अंगों के आकार में अंतर, शरीर के आकारों में अंतर से कैसे बताएं आपको? हाँ, ऐसे समझ लिए
किसी किसी का पैर जो होता है छोटा बड़ा भी होता है पैर, है ना, तो वो उस पैर के छोटे बड़े होने की वजह से वो लंगड़ा के चलने लगता है। ठीक है, ऐसा मेरे परिवार में एक सदस्य हैं, मेरी मामी हैं, मतलब थी, ख़त्म हो गई हैं। तो उनका यही था, मेरे मामा भी विकलांग थे, विकलांग हैं वो। तो मतलब ये है कि वो विकलांग हैं, लेकिन उनकी विकलांगता का कारण पोलियो था मेरे मामा का, और जो मेरी मामी थी उनका विकलांगता का कारण क्या था कि उनका एक पैर छोटा था, एक पैर बड़ा था, इसलिए वो जो है चलने में थोड़ा लंगड़ापन आ जा रहा था। तो वही है कि शरीर का कोई आकार छोटा बड़ा हो जाता है ना, तो उस वजह से वो जो है गत्यात्मक या कोई किसी भी क्रिया को करने में उनको प्रॉब्लम आती है। और जब ऐसी क्रिया करने से जो मतलब अधिगम से रिलेटेड हो तो फिर अधिगम में कठिनाई होगी, है ना। वाणी दोष, बोलने में कठिनाई, धारा प्रवाह में, मतलब धारा प्रवाह मतलब एक लय में पढ़ना, कोई चीज़ कविता वगैरह एक लय में पढ़ना, तो उसमें कठिनाई, बोलने में कठिनाई होती है। ऊंची आवाज़, बेसुरी आवाज़ हो, नाक से आवाज़ में बेसिकली क्या होता है कि उच्चारण जो होता है वो गलत हो जाता है ना। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो आप नासिक, जो आपका 5वां वर्ग होता है ना हिंदी में, जिसको नासिक वर्ग बोलते हैं, तो आप बहुत से सारे टर्म उसी से बोलने लगते हो, तो उच्चारण में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है ना। संवेगात्मक दोष की बात करें तो संवेग क्या है, मुंह से नाखून काटना, जब भी आप घबरा जाओ तो ऐसे काम करने लगते हैं ना कि हाँ नाखून चबाने लगते हैं, बहुत करते हैं, मतलब बचपन में आदत थी। बालों को मरोड़ना, लड़कियां ऐसे बालों में पता नहीं क्या वो मतलब घुमाते रहते हैं ना। अंगूठा चूसना बच्चों में होती प्रवृत्ति। बात बात पर रो पड़ना, अधिक भय एवं क्रोध, है ना। अधिक अनुक्रिया, मतलब अधिक अनुक्रिया का मतलब क्या है कि जो है अगर संवेग अगर उसके स्थिर नहीं है तो क्या पता वो किसी क्रिया में लगा है तो लगे ही पड़े हैं, है ना। रात्रि भय, रात में डरना, थकान के लक्षण हो जाते हैं ऐसे बच्चों में दिखते हैं ना। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। कल हम लोग यूनिट 4 बुद्धि को पढ़ेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि क्या नाम है कुछ छूट रहा है या कोई चीज़ सही से क्लियर नहीं की जा रही है, तो एक बार आप यूनिवर्सिटी की जो बुक है वो उठा के ज़रूर देखना। ठीक है, इजी नोट मत देखना, क्योंकि इजी नोट कहीं से भी ला के रख देते हैं, उस पर भरोसा मत करना इजी नोट्स पे। लेकिन यूनिवर्सिटी की बुक अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको लगेगा कि हाँ कोई चीज़ जो मैंने छोड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा फालतू की लग रही थी, वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल के बारे में आपको बता दें कि आपके पेपर जो सोशलॉजी है, पेपर 2nd 3rd तो नहीं बोलेंगे, जो आपका सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, उसके मैंने नोट्स बनाए थे, है ना। तो उसमें मैंने देखा कि कीवर्ड्स मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि इसमें कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, इसमें कीवर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे हम लोगों को कि शिक्षण के संबंध में देख लेंगे कि अंतःक्रिया होता है, आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। वैसे इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। हाँ, ये 3 टर्म जो है ये खास हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छे हो जाते हैं। मंदबुद्धि बालक का IQ क्या हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीखने की गति है, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है कि हाँ भाई सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसमें क्या है, सोशलॉजी में उसमें पूरा समाज, संस्कृति और ऐसी सारी चीज़ें, उसमें कोई बताने लायक तो है, लेकिन सिर्फ उसमें वर्डिंग पे खेल है। पूरा जो है पेपर वो आपका वर्डिंग पे है। कुछ थोड़े बहुत आपको राइटर वगैरह मिल जाएंगे, वो थोड़े देखने में पड़ेंगे, वरना अभी तक मैंने किया है काम, वहाँ तक तो मुझे ऐसा कोई खास नहीं लगा था, सारा थ्योरेटिकल था, है ना। मतलब थ्योरेटिकल तो ये भी है, मतलब उस टाइप के कीवर्ड्स मतलब की पॉइंट नहीं मिल रहे हैं जो 1 लाइनर के क्वेश्चन MCQ में बना सके। अब थ्योरेटिकल बेस बनाएगा तो उसके लिए उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम हर चीज़ बताएंगे। हर एक पॉइंट को देखो, ये भी उतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अगर देखा जाए तो ये इनसे क्वेश्चन भी
अजीबोगरीबी बनेंगे, लेकिन IQ बेस्ड, मतलब भाई IQ बेस्ड बनेंगे, आपके समझ के ऊपर है ना, तो वैसे ही उसमें भी बनेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब, आप लोग परेशान ना होइए। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।